हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं प्रवीण कुमार, वर्षा एस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं ज्योग्राफी की क्लासेस को लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और आज का विषय भूगोल में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ समुद्र क्षेत्र। समुद्र क्षेत्र ये भूगोल का भूगोल का वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन का प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भूगोल के वैकल्पिक विषय में इसमें जो समुद्र विज्ञान का एक टॉपिक है, समुद्र विज्ञान का जो टॉपिक है उसमें बहुत पूछा जाता है। और समुद्री संसाधन का जब टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसमें पूछा जाता है। सामान्य अध्ययन में भी समुद्री विज्ञान का जब अध्ययन करते हैं तो उसके लिए भी पूछा जाता है। तीसरा इसको इस विषय को समझने से आप अंतरराष्ट्रीय संबंध को भी अच्छे से समझ सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध संबंध में लिख देता दोबारा से। संबंध को भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समुद्री क्षेत्र के विषय में अब हमने पिछले क्लास में देखा था कि समुद्र क्षेत्र किसे बोला जाता है। समुद्री क्षेत्र वो होता है जिसकी तट रेखा हो, और क्षेत्र एक ऐसा एरिया हम उसको बोल सकते हैं, या ऐसा भाग हम बोल सकते हैं जिसकी एक प्रमुख विशेषता हो। तो तट रेखा, समुद्र क्षेत्र जो होता है तट रेखा होता है उसका, और इसका एक विशेष महत्व होता है। तो हम किसी को भी एक सामान्य रूप से क्षेत्र के रूप में नहीं बोल सकते। तो इस समुद्र क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए एक सागरी या समुद्री कानूनों को बनाया गया। तो ये समुद्री कानून जिसको हम लॉ ऑफ सी भी बोला जाता है। तो इन समुद्री कानून को बनाने के लिए एक एक विभिन्न विभिन्न संगठनों और सभाओं के पश्चात, विभिन्न सभाओं के पश्चात में ये कानूनों को बनाया गया। तो ये सभाएं सबसे पहले 1958 में हुई, फिर उसके बाद 1962 में, फिर 1973 से लेकर 1982 तक में बहुत सारी सभाओं का एक दौर चला। फिर उसके बाद अंत में जाके 1982 में समुद्र कानून की घोषणा की गई। समुद्र कानून की लॉ ऑफ सी की घोषणा की गई, जिसको 1982 की घोषणा बोला जाता है। 1982 का घोषणा या 1982 डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं। लेकिन इसको पूर्ण रूप से 1994 में अपनाया गया। 1994 में अपनाया गया, या उसको एक प्रयास में लाया गया। तो इस 1982 की घोषणा के अनुसार किसी भी देश का या किसी भी देश की समुद्री सीमा, या इसके अनुसार या इसके आधार पर समुद्री सीमा में या समुद्र में एक सीमा का निर्धारण किया गया, जिसको हम विभिन्न दूरियों के हिसाब से हम उसको निर्धारित करते हैं। और इस पूरी जो घटनाक्रम हुआ, इसको हम यूएन क्लॉज बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, जिसको बोलते हैं समुद्री कानून, सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय अभी समय
यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीस, राइट। तो ये बोला जाता है। अभी विश्व में हमें इस कानून को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब इसका हमें आवश्यकता क्यों हुई, ये सब ये कानून बनाने के लिए हमें आवश्यकता क्यों हुई, इसकी आवश्यकता पड़ने के पीछे या इसकी आवश्यकता के पीछे एक बहुत से कारण इसको देखे गए हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई, नंबर वन सबसे पहले है कि वैश्विक या क्षेत्रीय शांति शांति क्षेत्रीय शांति को बनाए रखना, क्षेत्रीय शांति को बनाए रखना मतलब जैसे दो देशों के बीच में सागरीय क्षेत्र है कि उन दोनों के बीच में कोई विवाद ना हो, इस क्षेत्र को लेके सागरीय सीमा को लेके कोई विवाद ना हो, इसके लिए दोनों के बीच में एक सीमा बना दिया गया, एक दूरी निर्धारित कर दिया गया जिससे दोनों देश अपनी संप्रभुता को कायम रख सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर, तो मलेशिया एक ऐसा देश है, मलेशिया देश है। उसके बाद में यहाँ पर ये एक देश आता है इंडोनेशिया, जो कि सुमात्रा सुमात्रा द्वीप, और ये इसको बोलते हैं मलाया प्रायद्वीप, मलाया प्रायद्वीप। अब ये मलाया प्रायद्वीप जो है मलेशिया का भाग है, मलेशिया का भाग है। सुमात्रा इंडोनेशिया का भाग है। ये इंडोनेशिया का भाग है। तो अब इन दोनों के बीच में सागरीय विवाद ना हो, तो दोनों के बीच में एक सीमा निर्धारित कर दी गई जिससे दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता पर खतरा न बने, संप्रभुता को बनाए रखे। तो इसलिए विवाद को खत्म करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के लिए एक कानून को निर्माण किया गया, एक कानून को बनाया गया। दूसरा, संप्रभुता बनाए रखने के लिए, संप्रभुता बनाए रखने के लिए मतलब कि एक देश दूसरे के क्षेत्र पर अधिकार न करे, एक देश किस दूसरे के क्षेत्र में जाके किसी भी प्रकार का इंटरफेयर न करे, जिससे दोनों देशों की संप्रभुता बनी रहे। तो इससे दोनों देश आपस में बने रह सकते हैं, आपस में अपने कानून को या अपनी संप्रभुता की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये दोनों देश को की संप्रभुता को आदर करते हुए दोनों के बीच में एक सीमा निर्धारित कर दी गई कि आपकी संप्रभुता इस सीमा से बाहर नहीं होगी, या आप अपनी संप्रभुता को इस सीमा तक ही लागू कर सकते हैं। तो तीसरा कारण था, तीसरा कारण या तीसरी आवश्यकता थी इसको बनाने के लिए, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, राइट, या बनाए रखने के लिए। बनाए रखने के लिए अब जैसे इनको अगर दो देशों के बीच में विवाद है सीमा को लेकर, ये सागरीय सीमा को लेकर, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर खतरा पैदा होगा या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुकावट पैदा होगी। अगर ये दोनों देश अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हैं, यहाँ पे शांति बनाई रहती है सागरीय सीमा को निर्धारित होने के बाद, तो यहाँ से गुजरने वाले जितने भी जहाज है वो आसानी से सब या आराम से शांति से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अगर कोई विवाद नहीं रहेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी लगातार सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए
एक सीमा निर्धारण की आवश्यकता पर प्राप्त हुई, या की आवश्यकता की जरूरत पड़ा। तो दूसरा चौथा बात, संसाधनों का संसाधनों का उपयोग एवं उत्पादन। जैसे हमारे सागरों में एक हमारे सागर जो है एक संसाधनों का विशाल भंडार है। तो हमारे सागरों के संसाधनों का उपयोग करने के लिए और उनका उत्पादन करने के लिए ऐसे कानूनों की आवश्यकता पड़ी। अब संसाधनों का उपयोग, अगर कोई देश दूसरे के क्षेत्र में जाकर संसाधनों का उत्पादन करेगा या उसका उपयोग करेगा, तो वहां पर क्या है, एक विवाद या अशांति जैसी स्थिति बन जाएगी। और एक देश को अपने अपने जल क्षेत्र में या अपने सागरीय क्षेत्र में उत्पादन करने का, उसका उपयोग करने का पूरा अधिकार है। तो इस कानून के द्वारा क्षेत्र को और ये किसी भी देश को अपने जल क्षेत्र के अंदर या अपनी सागरीय सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जल का किसी प्रकार का संसाधनों का उपयोग और उसके उत्पादन का अधिकार दिया गया है, जिससे उसके आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी हो और उसके आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके या उसको लिया जा सके। राइट। फिर तीसरी चौथी बात, नेक्स्ट नंबर 5 इज, इसके कारण दो देशों के विवादों को या संप्रभुता वाला पॉइंट हमने कर लिया है। तो वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय, ये किया क्या हमने, हाँ ये भी हो गया, चलो। सो ऑल द पॉइंट्स आर डन। यहाँ पर सभी पॉइंट हमने कर लिया, इसकी किसकी आवश्यकता पड़ी, क्यों पड़ी। राइट। तो अब ये जो आवश्यकता हमें पड़ी, इस आवश्यकता के आधार पर सागरीय सीमा को हमने सागरीय या समुद्री क्षेत्र को विभिन्न सीमाओं में विभाजित कर दिया, या उसमें सीमाओं में विभाजित कर दिया, उसमें सीमाएं निर्धारित कर दी, सीमाएं निर्धारित कर दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सीमाएं निर्धारित कर, हम जल में तो कैसे सीमा निर्धारित कर सकते हैं, वहां पे कोई दीवार तो बना नहीं सकते स्थलों की तरह। तो हमने क्या किया कि कि तट रेखा से सागर की ओर दूरी को नापते हुए विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को विभाजित किया, जिससे हम उसकी सीमा को निर्धारित कर सके। अब चलते हुए सीमा कौन कौन सी है। सबसे पहला क्षेत्र आता है हमारा हमारा आंतरिक जल, आंतरिक जल। इसके साथ में आता है हमारा आधार रेखा, आधार रेखा। दूसरा आता है हमारा प्रादेशिक सागर। आंतरिक जल को हम बोलते हैं इंटरनल वाटर, इंटरनल वाटर। प्रादेशिक सागर को बोलते हैं हम टेरिटोरियल जोन। राइट। देन नंबर 3 आता है, नंबर 3 जो जोन है वो है हमारा सन्निहित क्षेत्र। ये प्रादेशिक सागर ठीक है, प्रादेशिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं इसको। सन्निहित क्षेत्र इसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन, कॉन्टिगुअस जोन। राइट। इसके बाद में आता है हमारा नंबर 4, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नंबर 5 इसको बोलते हैं हाई सी
हाई सीज, इंग्लिश में भी इसको हाई सीज बोला जाता है, या इसको खुला सागर बोला जाता है, खुला सागर या ओपन सीज, ओपन सीज, राइट। तो ये 5 क्षेत्र आते हैं। अब इसको एक एक बारी बारी से हम इसका डिटेल में विस्तार पूर्वक इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा हमारा आंतरिक जल, आंतरिक जल, राइट, जिसको हम इंटरनल वाटर भी बोलते हैं। अब इंटरनल वाटर क्या होता है? इंटरनल वाटर को समझने के लिए आपको बेसलाइन समझना पड़ेगा। आधार रेखा, आधार रेखा। अब आधार रेखा क्या होती है? कोई भी तट की तटीय रेखा, ये क्या होगा? तटीय रेखा। कोई भी तट रेखा एक आधार रेखा होती है, या जो भी हमारी तट रेखा है, किसी भी देश की तट रेखा, उसको आधार रेखा बोला जाता है। अब किसी देश की आधार रेखा या उसके किसी देश की जो तट रेखा है, वो इस तरीके से हो सकती है, राइट, एक जिगजैग रूप से। तो कटी फटी तट रेखा हो सकती है। तो ऐसी तट रेखा को हम, ये जो इसके जो बिंदु है, जो आगे की ओर निकले हुए तटीय रेखा के बिंदु है, हम सभी बिंदुओं को एक साथ में जोड़ देते हैं, तो हमको एक तट रेखा मिल जाती है। तो इस तट रेखा को हम आधार रेखा मानते हैं, आधार रेखा बोला जाता है। अब ये जो बिंदु का मिलान हुआ, बिंदु को हमने जोड़ा, इसके बीच में यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है? जल, सागरीय जल, क्या ये अंदर भूमि के अंदर में चला जाता है। ये जो सागरीय जल जो होगा, ये भूमि के अंदर में चला जाएगा, जितना भी सागर ये क्षेत्र होगा। तो इसी क्षेत्र को ही हम आंतरिक जल बोलते हैं, इसी को हम आंतरिक जल बोलते हैं, राइट। तो ये जो आंतरिक जल है, आंतरिक जल के अंतर्गत हम लगून, लगून, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, और इसमें आता है हमारा ज्वार नदमुख और क्रीक, क्रीक, इन सभी क्षेत्रों को आंतरिक जल के अंतर्गत अंतर्गत इसमें रखा जाता है। अब आंतरिक जल का महत्व क्या है? आंतरिक जल का महत्व, आंतरिक जल का महत्व अगर हम देखें तो कई दृष्टि से हमें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आंतरिक जल में, आंतरिक जल में हम संसाधनों का उत्पादन, संसाधनों का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे? जैसे आंतरिक जल में कोई भी संसाधन होंगे, इसके लिए कोई भी दूसरा देश इस हमें मना नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, राइट। दूसरा, यहाँ पर यह आंतरिक सागर में पूर्ण रूप से संप्रभुता, संप्रभुता लागू होती है। यहाँ पर देश के कानून, देश के सभी कानून मान्य होते हैं या लागू होते हैं। कोई भी देश इस पर आके अपना अपना हक नहीं जमा सकता या अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। तो यहाँ पर सारे देश के कानून लागू होंगे। यहाँ पर तट रक्षकों को, यहाँ पर तट रक्षकों को विशेषाधिकार, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वो कैसे? तट रक्षक कोई भी आने वाले शिप को
रोककर उसकी तलाशी ले सकता है। कोई भी अगर नाव या कोई भी यान इस क्षेत्र में आ रहा है तो तट रक्षक उसको रोक सकते हैं। तो ये उनका अधिकार होता है कि किसी भी आने वाले यान को अगर उनके ऊपर कोई शक होता है, कोई नाव आती है उनके ऊपर कोई शक होता है, तो उसको रोक सकते हैं। उसके बाद में इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सारे खनिज और जैविक जैविक संसाधनों का हनन करने का अधिकार देश के पास में होता है। मतलब जैसे कि हम अगर भारत में देखें तो भारत में अनेक पेट्रोलियम रिफाइनरीज या पेट्रोलियम शोधनशालाएं हैं। पेट्रोलियम शोधनशालाएं इसी आंतरिक जल के अंदर स्थापित की गई है। और और जैसे हम इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का या हम संसाधनों को नए संसाधनों का हम लगा सकते हैं। जैसे जैसे जल, या हम उसको बोल सकते हैं पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम यहाँ पर प्लांट लगा सकते हैं। यहाँ पर हमको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि तटीय क्षेत्रों में, ज्वार नदमुख वाले क्षेत्रों में तट रेखा संकरी होने के कारण हवाएं तीव्र गति से चलती है और ज्वार का प्रभाव क्या बहुत अधिक होता है। तो ये जो क्षेत्र है हमारे हमारे इन संसाधनों के उत्पादन के लिए या उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद यहाँ पर जैविक संसाधन मतलब मत्स्य उत्पादन। यहाँ पर छोटे स्तर पर मत्स्य उत्पादन किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि जो जो छोटे छोटे मछुआरे होते हैं, वो अपनी मछली को इसी क्षेत्र से पकड़ते हैं, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े ट्रॉलर या बड़े बड़े साधन नहीं होते, तो इसी क्षेत्र में मछली का उत्पादन करते हैं। राइट। दूसरी बात, फिर ये सभी खनिज जो है, और यहाँ से क्या है, लोग उसको उत्पादन कर सकते हैं और उसका उपयोग में ला सकते हैं। राइट। ये सभी क्या है, ये आंतरिक जल का महत्व है। फिर यहाँ पर देश की संप्रभुता। यस, आंतरिक जल में देश की संप्रभुता लागू होती है। देश की संप्रभुता लागू होती है और यहाँ पर देश का कानून लागू होता है। राइट। तो यहाँ पर कोई भी बाहर का वाहन, बाहर का कोई भी जहाज, शिप या जलयान यहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकता है, जबकि वो पहले से इस बारे में जानकारी ना दे या देश से परमिशन ना ले या उसके लिए अनुमति ना ले। तो उसके लिए अनुमति लेना किसी भी जलयान के लिए अनुमति लेना अति आवश्यक है। राइट। फिर उसके बाद इस प्रकार की तट रेखा में हम प्राकृतिक बंदरगाह या पत्तन के लिए बहुत लाभदायक हम बोल सकते हैं, फेवरेबल हम बोल सकते हैं, उपयोगी बोल सकते हैं, उपयोगी तटरेखा है, जहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाहों को बनाया जा सकता है, उसका निर्माण किया जा सकता है। राइट। तो हो गया आंतरिक जल की विशेषता है। उसके बाद में हमारा दूसरा आता है ये प्रादेशिक जल या प्रादेशिक सागर, जिसको हम
जिसको हम टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल सी भी बोलते हैं। नंबर 2, प्रादेशिक सागर, जिसको हम टेरिटोरियल सी या वाटर भी बोला जाता है। अभी देखिए, जैसे हमारी ये बेस लाइन है, बेस लाइन से बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक इस क्षेत्र को टेरिटोरियल वाटर या टेरिटोरियल सी बोला जाता है। अब इस टेरिटोरियल सी में किसी भी देश की संप्रभुता संप्रभुता लागू होती है। कोई भी देश यहाँ पर आके अपने क्षेत्र के बारे में क्लेम नहीं कर सकता या उसके लिए अपना दावा नहीं ठोक सकता है। और इस क्षेत्र में जितने भी हमारी सुरक्षा की सेनाएं हैं, ये हमारे सेना के जितने भी बेड़े हैं, मतलब हमारी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, हम यहाँ पर तीनों को ला सकते हैं। जैसे कि अगर आर्मी वाली बात है तो आर्मी ज़्यादातर उसमें स्थल पर रहती है, बट लेकिन हमें वायु सेना और जल सेना के साथ में मिलकर यहाँ पर हमको हम यहाँ पर थल सेना को भी लगा सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर सेना का हम यहाँ पर लगा सकते हैं, पर यहाँ पर एक निश्चित स्थायी बेस हम बना सकते हैं, आधार हम बना सकते हैं सेना का। फिर दूसरा, हम यहाँ पर सैन्य सैन्य अभ्यास कर सकते हैं। यस, हम यहाँ पर सैन्य अभ्यास कर सकते हैं, या हम स्थायी रूप से सेनाओं का यहाँ पर हम स्थापित कर सकते हैं, सैन्य अभ्यास भी कर सकते हैं। राइट, इस टेरिटोरियल वाटर में। और उसके बाद में यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के बड़े स्तर पर बड़े स्तर पर स्तर पर संसाधनों का संसाधनों का उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। जैसे भारत ने भारत ने जैसे अगर मान लेते हैं ये मुंबई की तट रेखा है, यह मुंबई है, तो मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर यहाँ पर भारत ने अपने एक तेल उत्पादन केंद्र बनाया है। ये तेल उत्पादन क्षेत्र बनाया है, जिसको हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं, मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर तेल उत्पादन होता है, और तेल शोधनशाला जितने भी वो सब वो तट पर है, वही इंटरनल वाटर में या फिर आंतरिक जल में। तो प्रादेशिक सागर का एक विशेष महत्व है अपने आप में, और यहाँ पर हम परमानेंटली नेवी को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने डिफेंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। फिर तीसरा क्षेत्र आता है ये सन्निहित सन्निहित क्षेत्र, जिसको हम कॉन्टिगुअस जोन बोला जाता है, कॉन्टिगुअस जोन। अब कॉन्टिगुअस जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जो जो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं 12 टेरिटोरियल वाटर से 12 मील, यहाँ से 12 मील की दूरी पर, या नॉटिकल 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर, ये बोलते हैं इसको कॉन्टिगुअस जोन। राइट, और बेस लाइन से ये बेस लाइन से यहाँ तक की दूरी कितना होगा? 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, टेरिटोरियल वाटर से 12 नॉटिकल माइल। तो ये पूरा जोन क्या हो गया? ये कॉन्टिगुअस जोन बोला जाता है। तो कॉन्टिगुअस जोन की अपनी एक विशेषता है, और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पर डिफेंस एक्सरसाइज, मतलब
यहाँ पर सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। मतलब जो परमानेंट डिप्लॉयमेंट है, जो स्थाई स्थापना है सैन्य की, वो वो प्रादेशिक क्षेत्र में रहेगा, और सैन्य अभ्यास जो है वो सन्निहित क्षेत्र में किए जाते हैं। और इससे तटीय देशों को जितना भी, अगर इस क्षेत्र में कोई भी उल्लंघन करता है, या सपोज इसमें इसे क्षेत्र में कोई भी अपराध करके बाहर भागता है, तो यह इस क्षेत्र में उसको पकड़ा जा सकता है। तो सभी देशों की सीमा है यहाँ पर न्यायाधीश अधिकार या न्यायाधिकारिता न्यायाधिकारिता का अधिकार होता है। इस क्षेत्र में अगर कोई पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर में कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकती है। राइट। लेकिन लेकिन इस क्षेत्र में, ये सब जो क्षेत्र है, इसमें कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र में, सरिधी क्षेत्र में, कोई भी ऐसी ऐसी घटना जो हवाई जहाज या अंतरिक्ष क्षेत्र में हुई है, तो वो उसके पर लागू नहीं होती। लेकिन ये जो है, ये कोई भी ऐसी घटना है जो सागर क्षेत्र में हो, तो उसके ऊपर में ये लागू होती है। राइट। तीसरा चौथा चौथा क्षेत्र आता है हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, वो बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल तक माना जाता है। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक माना जाता है। अब 1958 की 1958 के इसमें सभा के अनुसार 1958 की सभा के अनुसार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को पहले एक्सक्लूसिव फिशिंग जोन भी कहा जाता था। अनन्य मत्स्य क्षेत्र, अनन्य मत्स्य क्षेत्र भी कहा जाता था। अब ऐसा जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में हमें संसाधनों के उत्पादन की आज़ादी होती है। यदि हम कोई भी संसाधनों का उत्पादन करना चाहते हैं, चाहे वो जैविक हो या अजैविक, जैविक या अजैविक संसाधनों का उत्पादन का अधिकार होता है। राइट। कोई भी देश किसी भी प्रकार के संसाधनों का उत्पादन सागरों में कर सकता है। इसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अरण्य आर्थिक क्षेत्र में। अरण्य आर्थिक क्षेत्र के बाद आता है हमारा हाई सीज या खुला सागर। खुला सागर। अब खुला सागर का क्षेत्र कौन सा होता है? ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अरण्य आर्थिक क्षेत्र के 12 में के पार जितना भी क्षेत्र है, वो ये खुला सागर होता है। ये खुला सागर है, ओपन सी। यहाँ पर ओपन सी में किसी भी प्रकार का कोई भी कानून किसी भी देश का लागू नहीं होता। कानून लागू नहीं होता। तो इसके कारण क्या होता है, जितने भी समुद्री लुटेरे हैं वो हाई सी में ही होते हैं। आपने आपने कैरेबियन इसमें आपने हिंद महासागर में अफ्रीकन पायरेट्स का नाम सुना होगा।
तो जितने भी समुद्री लुटेरे हैं वो इस वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो इन क्षेत्रों में कोई भी देश अपने कानून को लागू करने की या उसको बनाने की कोई भी सिफारिश या उसके ऊपर में जबरदस्ती नहीं कर सकता है। राइट। तो लेकिन इस खुले क्षेत्र का महत्व क्या होता है? इस खुला क्षेत्र में या खुले क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्गों या जलयान के मार्गों के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इस क्षेत्र में एक विशाल जाल बचा होता है सागरीय ऐसा जलयानों का। और उसके उसके साथ साथ में सागर के नीचे में कुछ हमारे टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स होती है, हमारे दूरसंचार के लाइनें उसमें बिछी है, तारों को बिछाया गया है इस गहरे समुद्र में, जिससे सभी देशों के साथ में एक एक सुचारू रूप से बातचीत या फिर इसमें कनेक्टिविटी बनी रहे या उसके साथ में वार्तालाप वाली स्थिति बनी रहे। तो इस प्रकार हमारे विभिन्न सागरों में सीमाओं को निर्धारित किया गया है। फिर एक आता है अ, सागरीय सागरीय पार का अधिकार। इसको बोलते हैं राइट टू इनोसेंट पैसेज। राइट टू इनोसेंट पैसेज ये बहुत महत्वपूर्ण एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा अधिकार है जो सभी देशों को प्राप्त होता है। अभी हमने टेरिटोरियल वाटर में देखा था, कोई भी देश बिना बिना आज्ञा के टेरिटोरियल वाटर में या प्रादेशिक सागर में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई भी देश किसी अपने जलयान को लेकर किसी व्यापार के संबंध में किसी दूसरे देश की ओर जा रहा है, तो कोई भी देश उसको वहां से पास में वहां से गुजरने वाले देश को मना नहीं कर सकता है। तो इसको राइट टू इनोसेंट पैसेज बोला जाता है। तो राइट टू इनोसेंट पैसेज का मतलब हुआ कि कोई भी जलयान किसी दूसरे देश के प्रादेशिक सागर से होकर गुजर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे प्रादेशिक सागर से होकर गुजर सकता है, लेकिन इसके लिए उसको पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसको पहले से अनुमति की आवश्यकता होगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वो अनुमति नहीं लेता है तो देश उसको या उसका तटीय जो देश है वो उसको रोक सकता है जाने से। और किसी प्रकार की शंका की स्थिति में स्थिति में देश उस जलयान की तलाशी तलाशी भी ले सकता है। अगर अगर उनके जलयान का जो कैप्टन है, जो उसका चालक है, उसके पास में अगर पर्याप्त दस्तावेज नहीं है या उसकी पर्याप्त जानकारी नहीं है या कोई ऐसा सामान लेके जा रहा है कि जो दूसरे देश के लिए खतरा बन सकता है, उसके जन जीवन के लिए खतरा बन सकता है, विश्व के लिए खतरा बन सकता है, तो वो उसको वहीं पर ही रोक सकता है। राइट। तो ऐसे ऐसी स्थिति में वो देश दूसरे देश के जलयान को जाने से मना कर सकता है। लेकिन अगर अगर जो जलयान का जो चालक है वो पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से सभी दस्तावेज उसके पास है और वो दूसरे अधिकारियों को संतुष्टि दे देता है या उनको आश्वासन दे देता है कि उसके जलयान में किसी प्रकार की ऐसी कोई सामग्री नहीं है या फिर कोई ऐसा ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिससे किसी भी देश की जान माल को हानि हो या किसी देश की संप्रभुता के लिए खतरा हो, तो वो देश उसको वहां से जाने के लिए परमिशन या उसको आज्ञा दे देता है या अनुमति दे देता है। तो इसको बोला जाता है राइट टू इनोसेंट पैसेज। राइट।
तो इस प्रकार हमने आज में इसका अगर हम सारांश देखेंगे, सारांश सारांश में हमने आज देखा है कि समुद्री क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र। अब इस समुद्री क्षेत्र में हमने देखा पहले आंतरिक जल, आंतरिक जल। नंबर 2 प्रादेशिक सागर, प्रादेशिक सागर। नंबर 3 सन्निहित, सन्निहित क्षेत्र। नंबर 4 अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र। और पांचवा खुला सागर, खुला सागर। और छठा इसको अगर हम बोल सकते हैं तो राइट टू इनोसेंट पैसेज, राइट टू इनोसेंट पैसेज। राइट। तो ये सभी टॉपिक आज हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको मैप के आधार पर और कॉन्सेप्ट के आधार पर आप इसको याद कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक के लिए, अगली क्लास के लिए, अगले सेशन तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। मैं आपके फैकल्टी प्रवीण कुमार। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग, कीप योर सेल्फ हेल्दी, एंड focus on the studies. Thank you.